ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतने सारे पत्रकार एक साथ में मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पुराने परिचित के हैं और कुछ लोग नए भी हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 2002 से 2017 तक नगर सेवक रह चुका हूँ और अब की बार मैंने जनता के आशीर्वाद से 145 विधानसभा में इलेक्शन लड़ने की ठानी। जनता का मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिला और मेरे पत्रकार भाइयों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। मुझे मेरा साथ दिया उन्होंने। मैं एक स्वच्छ छवि वाला इंसान हूँ। मेरे ऊपर आज तक कहीं भी 1 रुपये का भी करप्शन का दाग नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से आप लोग की जनता से अपील करिए कि ऐसे स्वच्छ छवि वाले इंसान को अब की बार जिता के लाइए। मेरी दृष्टि काम करने की है, मैं दूर तक सोचता हूँ और मैं एक इरादा लेके आया हूँ कि मैं अच्छा काम करूँगा। मैं वादे नहीं करता हूँ, मैं इरादा लेके आया हूँ और ये बात सही है कि मैं काम करता हूँ और काम करूँगा। मुझे अपने आप पे विश्वास है और जनता को मुझ पर विश्वास है और उम्मीद भी है मुझे 110% की मैं ही जीत के आऊँगा। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। किस मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं? किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं विकास के मुद्दे पे लड़ रहा हूँ कि जो भी पिछले 20 साल से जितने आमदार थे उनका शहर में काम देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, विकास क्या है ये इनको बताना बहुत ज़रूरी है। शहर में हॉस्पिटल्स की समस्या है, बच्चों के प्लेग्राउंड की समस्या है, पानी की समस्या है, रास्तों की समस्या है। उत्तन में जिसको हमने पर्यटन क्षेत्र बनाया है वहाँ एक डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं रहे। आज उत्तन के लोग इतने त्रस्त हैं, एक पर्यटन क्षेत्र हमने बनाया, उसको हमने डिक्लेयर किया है कि गोवा मिनी गोवा है ये और वाकई में खूबसूरत जगह है, लेकिन उसको डंपिंग ग्राउंड बना के उसका पूरा सत्यानाश किया है। इस मुद्दे पे आज तक किसी ने भी विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई। मेरा ऐसा मानना है कि मुझे एक बार विधानसभा भेज के देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डंपिंग ग्राउंड कहीं एक ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं हो। और दूसरी बात, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं जो आज उनको FSI नहीं बढ़ा के देने की वजह से वो रीडेवलपमेंट में नहीं जाती है, उनका क्या दोष है मुझे बताइए। 50-50 साल से ये बिल्डिंग में यहाँ लोग रहते हैं, गरीब लोगों ने ये बस्ती बसाया है, लेकिन उनको FSI बढ़ाकर नहीं मिल रहा है। तो सरकार का कोई नियोजन तो होगा ही जो ये आमदार लोग नहीं पूरा कर सके। अभी खारी गांव की बात करता हूँ मैं। खारी गांव में एक लता बिल्डिंग थी, पिछले 15 साल पहले वो गिर चुकी थी। सरकार के नियम में नहीं बैठता है कि उसको रीडेवलपमेंट कर सके, कि उसको FSI नहीं मिल रही है और यहाँ के आमदारों ने कोशिश भी नहीं की। आमदारों ने कोशिश भी नहीं की। अगर ये प्रोविजन करते थे उनके लिए तो इनको 4-4.5 का FSI मिलता था तो कोई रीडेवलपमेंट में लोग जाते या वो सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी जाते थे। आज वो 15 साल हो गए, वो लोग त्रस्त है। इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा उठता है और बार बार कहा जाता है कि घर दो घर दो घर दो। अरे तुमने कोई प्रोविजन रखा है उनको घर देने का तो ये बताइए। सरकार से कुछ मांग किया है कि जितनी जर्जर बिल्डिंग है, जितनी जुनी बिल्डिंग है, महानगर पालिका दुनिया भर के नियम कानून दिखाते। मेरे ख्याल से 40 साल के ऊपर की जो भी बिल्डिंगें हैं उनको कोई कायदा कानून नहीं लागू होना चाहिए। ये सब ग्राम पंचायत के टाइम की बिल्डिंग है तो उनको 1 विंडो 1 सेवा करके उन्होंने इसका प्रस्ताव पास करना चाहिए और ये काम मैं करा के दूंगा यहाँ के छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। जीतने के बाद किसको प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, किस काम के ऊपर? मैंने जितने मुद्दे बताया
सूर्या डैम का पानी 10 साल से आता है, आ ही रहा है, आज तक आया नहीं है। सभी कहते हैं कि पानी आएगा आएगा, 218 MLD पानी आएगा। मुझे ये बताइए, शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है? शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कोई बताएगा? इतने पत्रकार लोग बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति सही है? ना रोड का ठिकाना है, ना गटर का ठिकाना है, ना पानी का ठिकाना है। शहर में 40-40, 50-50 माले की बिल्डिंगें बनती जा रही है। क्या यही शहर का विकास है? ये शहर का विकास है कि डेवलपरों का विकास है? मुझे ये बताइए कि आमदारों का विकास है? शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक शहर को डेवलप करने का कोई मकसद ही नहीं है। पर एक दिन अभी बीजी में कमिश्नर साहब ने एक ये निकाला कि मैं 4 माले वाली बिल्डिंग को ही पानी दूंगा, नया प्लान पास करूंगा 4 माले तक। 40 माले की बिल्डिंग पे टाउन प्लानिंग में पास होता है, कमिश्नर साहब ही उस पर साइन करते हैं और बोलेंगे 4 माले वाली बिल्डिंग में। अरे इतने नए नए बिल्डिंग बनाए हैं तो उनको पानी नहीं दे रहे हो, जूनी बिल्डिंग का पानी लेके उधर देते हो। अब आपको पानी के बारे में एक बात बताता हूँ, हमारे पास 195 MLD पानी आता है, सही बात है। उसमें अगर 10% भी लीकेज पकड़ते हम लोग तो 17.5 MLD पानी आता है, 175 MLD पानी आता है, बरोबर है। हमारे शहर की पॉपुलेशन सेंसस क्या दिखाती है? 12 लाख। हमारी फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन भी अगर 3 लाख हम पकड़े तो 15 लाख होता है। एक आदमी के ऊपर 100 लीटर भी पानी दे तो 17.5 लाख लोग पानी पीना चाहिए। जो हमारे 12 लाख लोगों को भी पानी नहीं मिलता है, उसका कारण क्या है? कि पानी बिकता है कहीं और, नई बिल्डिंग में पानी ट्रांसपोर्ट होता है। जब आपके पास प्रोविजन ही नहीं था पानी का तो नई बिल्डिंग के परमिशन क्यों दिए? क्या जरूरत थी आपको नए नए बिल्डिंग बनाने की? जूने लोगों को प्यासे रख के नए लोगों के लिए पानी भेजते हो और वो भी टैंकर माफिया के थ्रू भेजते हो, वो तो गलत बात है ना। शहर का विकास करना है तो मेरे ख्याल से ये इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना बहुत जरूरी है। हमने कोविड में भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, शहर में एक अच्छा कॉलेज बनाने की, गर्ल्स कॉलेज बनाने का किसी ने नहीं सोचा। बच्चे लोग यहाँ से पढ़ने के लिए नायगांव, उत्तन, सफाला यहाँ तक जाते हैं। कोई आर्किटेक्चर कॉलेज वगैरह, कोई गर्ल्स कॉलेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहर में हॉस्पिटल तो 2-2 है, शहर में 2-2 हॉस्पिटल्स तो है, लेकिन उस हॉस्पिटल्स में कोई भी चीज़ का नियोजन सही ढंग से नहीं है। मैटरनिटी की नियोजन नहीं है। आज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भी आप चले जाओ, लड़कियां सीजरिंग करना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कराना पड़ता है। और आप जानते हो मीरा भाईंदर के शहर में इसमें गरीब तबके के लोग बहुत ज़्यादा हैं, अपना मजबूरी में सीजरिंग का ऑपरेशन करने प्राइवेट में जाते, और डॉक्टर्स कितने काटते हैं ये आप सभी जानते हैं। पत्रकारों के पास भी कई लोगों का, बेचारों का फ़ोन आता होगा कि साहब हमारा थोड़ा पैसा कम करवा दीजिए। हम लोगों के पास भी आता है, हम क्या कर सकते हैं? 10,000, 5,000, 15,000 उनका कम कर सकते हैं, लेकिन वो पहले 40%, 50% बढ़ा के देते, खुशी खुशी हमारी बात मान जाते। तो इसके लिए शहर में अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है, अच्छे प्रोविजन होने चाहिए, अच्छे प्लेग्राउंड होना चाहिए, शहर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, तब जाके शहर सुधरेगा। और उसके लिए एक स्वच्छ छवि वाला इंसान आपको चुन के लाने की ज़रूरत है, जो दूसरे आमदारों के ऐसा काम नहीं करे, वैसे इंसान को चुन के लाने की आपको जरूरत है। युवाओं के लिए आपका क्या विजन है सर? युवाओं के लिए क्या विजन है आपका? देखिए, युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरियाँ कहाँ की मिलती है? कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में उन लोगों को 2-2 लाख रुपए ऐसा मांगते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग, और उनको नौकरी दिया जाता है। वो भी लोग कहाँ के रहते हैं? सफाला के। यहाँ के लोगों को रखते हैं काम पे तो कचरे की गाड़ी पर। नगर पालिका में अगर कोई काम करता है तो 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल, वो परमानेंट नहीं होता है। क्या कारण है उसका? यहाँ के लोगों ने कुछ गलती किया है क्या? ये बेचारे इनकी भूमि है, और ये भूमि ने सभी को बहुत आगे बढ़ाया। मैंने कोविड में भी सरकार से मांग किया था कि कम से कम सरकार ने एक ऐलान करना चाहिए कि भाई जो बच्चे लोग पढ़ते हैं
तो उनको 4 महीने की फीस कम से कम कोविड में माफ़ होनी चाहिए थी, जो सरकार ने भी नहीं किया, ना ही यहाँ के आमदारों ने किया, क्योंकि इनके पास सबके बड़े बड़े स्कूल्स हैं। मैं ये सब बोलता हूँ तो मेरे विरोधी बहुत बन जाएंगे, स्कूल्स वाले विरोधी बन जाएंगे मेरे, ये बात सही है। पांडे जी 145 जो है गुजराती, मारवाड़ी और उत्तर भारतीय बेस मतदाता है यहाँ पे। जब जब चुनाव आता है उत्तर भारतीयों को लॉलीपॉप दिया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि कोई भी नेता फेरी वाले को नहीं चाहता, लेकिन बिना फेरी वाले के किसी की राजनीति भी नहीं चलती, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, उत्तर भारतीय गरीब लोग बहुत हैं जो फेरी वाले हैं। मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि बिगर फेरी वाले के आपका घर चलेगा क्या? जवाब दीजिए ना। अगर सब्जी हमको नहीं मिलेगी, हमको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, हमको दूध नहीं मिलेंगे, तो आपका घर चलेगा? पत्रकार महोदय जवाब दीजिए, आपका घर चलेगा क्या? तो फेरी वाले के लिए गाइडलाइन करना जरूरी है कि भाई बीच रास्ते पे ना बैठे, एक गाइडलाइन बनाया जाए। इतने हम दावा करते, हमने इतने ये बनाए, क्या मार्केट्स बनाए, हमने इतने मार्केट्स बनाए। क्या वो मार्केट्स में हमने एक 2000 मेरे ख्याल से 3-4 में या 5 में हमने नगर पालिका को एक लेटर दिया था, जब भी तो कोई प्रोविजन ही नहीं था मार्केट का, तभी नगर सेवक के माध्यम से हमने दिया था कि जितनी भी बड़े बड़े गटर से हमने स्लैब जो डलवाया था, किरण नगर नाला, चिंतामणि नाला, उसके ऊपर एक मार्किंग किया था और रेलवे के समांतर जो लाइन है उस पर एक डिमार्केशन किया था, भाई 4x5 का ये भाजी वाले लोग को यहाँ मार्किंग करके दो, उनके ऊपर टैक्स लगाओ और उनको एक परमानेंट जगह दे दो, ताकि ये बेचारे गरीब जब यहाँ से जाए भी गांव अपने छोड़ के तो कुछ ना कुछ अपने घर पर ले जाए। आज नगर पालिका में ऐसी स्थिति कर दिया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो यहाँ के आमदार है उनके ही कॉन्ट्रैक्टर। शहर में कितने बाजी मार्केट बने, वो बाजी मार्केट दिया, उनको अलॉट किया है क्या? किसी को अलॉट नहीं किया। इनके कॉन्ट्रैक्टर उनको बिठा के उनसे पैसा वसूल करते। आप मेरे को बताओ कि अगर 90 रुपया पर डे का अगर लेंगे तो महीने का कितना हो गया? 9 त्रिक 2700 रुपया हो गया। साल का कितना हो गया? कम से कम 20,000 रुपया तक होता है, 15-18,000। ये 18,000 के बदले उनको एक जगह दे दो ना, 18,000 लोड और साल का टैक्स लगाओ उसके ऊपर, लेकिन उनको एक जगह परमानेंट दे दो ताकि वो बेचारे अपना धंधा करें। और बाहर जो बैठते हैं उनको फिर आप अपनी गाइडलाइन में बिठाइए। अंशु कुमार पांडे जी, अभी आपने बोला उत्तम डंपिंग ग्राउंड के बाद किसी ने उठाया नहीं, विधानसभा में 2 बार गीता जी ने मामले को उठाया। दूसरी बात आपका मेरा ये है कि ये आपके जो मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं विकास अघाड़ी के जैसे लग रहे हैं। ये भी सवाल उठाए कि कहने कि आप उनके दूसरे कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं। ये दोनों के सवाल के जवाब दीजिए। फिलहाल तो मैं किसी का कैंडिडेट नहीं हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं निर्दलीय लड़ूंगा, ये बात भी 200% सही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं अपने आप को ये सक्षम समझता हूँ कि मैं काम करा सकता हूँ। डंपिंग ग्राउंड का जिसने भी मुद्दा उठाया, क्यों नहीं हुआ, फिर सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं तो चलने दीजिए अपनी दुकान। सर, पब्लिक भी अभी जान गई है कि भाई स्वच्छ छवि वाला एक इंसान चाहिए शहर को। और पिछले 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में क्या काम हुआ है? कई लोग जो जितने लोग ये सबसे पहले 2002 में चुन के आए, उसमें महापौर बने, उप महापौर बने, 2009 में आमदार बने, 2014 में आमदार बने, फिर 2017 में 6 में MLC बने। आप लोगों ने देखा क्या विकास हुआ है? शहर की विकास होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट, आपके हाउस टैक्स कितने बढ़ गए हो आपको पता है? आप पत्रकार हो तो आपके ऊपर भी लागू है वो हाउस टैक्स, ये भी ध्यान में रखिए। खाली अंशु कुमार पांडे या आम जनता पे नहीं है, आपके ऊपर भी है। कभी आप लोगों ने कोशिश किया कि भाई आमदारों को बोलिए, जिसकी सत्ता भयंकर महानगर पालिका में, उसको बोलिए कि भाई 2-3 साल के अंदर आपने 38% हाउस टैक्स बढ़ाया, तो उसका कारण क्या है? आप अतिरिक्त पानी पुरोठा टैक्स ले रहे हो, आप स्ट्रीट टैक्स ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? किस कारण से ले रहे हो? क्या आपकी महानगर पालिका टैक्स जमा करती है?
हम लोग सरकार को इतना फंड देते हैं। आप लोग बोलते हैं हमने सरकार से इतना पैसा लाया, लोग दावा करते हैं हमने हजारों करोड़ रुपया लाया। अरे भाई हजारों करोड़ रुपया लाया तो गया किधर? इस शहर में मैंने देखा है 1-2 सेठ लोग ही थे, आज सारे के सारे उनके भी ऊपर चले गए, तो कहाँ से पैसा आया? हम तो 1990 से फैक्ट्री चला रहे, हमारी तो हिम्मत नहीं हुई। और दूसरी बात, अगर ये शहर में अच्छा काम करते तो क्या कोई दूसरा आदमी सोचता था कि भाई मैं भी इलेक्शन लड़ूं? कभी नहीं सोचता था। इस शहर का विकास हो रहा है तो कोई आदमी क्यों अपनी हिम्मत करे? और क्या जरूरत पड़ी, किसी को क्या जरूरत पड़ी? सर मेरा सवाल ऐसा है, शहर में ऐसी चर्चा है कि आप जो अभी अचानक चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी के नेता के कहने पर उत्तर भारतीय वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल एक। दूसरी बात, अगर आपको शहर का विकास ही करना है तो 2 विधानसभा है, दोनों विधानसभा में से आपने 145 क्यों चुना, 146 क्यों नहीं चुना? वो मेरी मर्जी की बात है, वो मेरी मर्जी की बात है, मैं कहाँ लड़ूं कहाँ नहीं लड़ूं, उसमें आप लोग मुझे उस बात के लिए नहीं बोल सकते। पहली बात आपका जवाब देता हूँ, अगर कोई भी माइका लाल के अंदर दम है तो आके इधर मंच पे बताए कि अंशु कुमार पांडे ने, ये नेता ने अंशु कुमार पांडे को खड़ा किया, उसकी माँ ने दूध पिलाया, तो बताए आकर। ये मेरा चैलेंज है अंशु कुमार पांडे का। दूसरा, आप सालों से कांग्रेस से जुड़े हो, कांग्रेस के नगर सेवक भी रह चुके हो, तो कांग्रेस की हमें उम्मीदवारी मांगी थी क्या आपने? देखिए मैंने 2 बार मांगा, 2009 में मांगा, मेरी टिकट काट दी गई, मुझे आगे बढ़ाया और मुझे टिकट काट दी गई। दिलीप देरेकर साहब को टिकट दिया जो 140 किलो के थे, वो लड़े भी हारे भी, और बाद में उसके बाद में वो बेचारे स्वर्गवासी भी हो गए। 2014 में मैंने मांगा टिकट, तो मुझे बोला गया उत्तर भारतीयों को, आप उत्तर भारतीय की बात करते ना 140 की, हमारे नेता ने हमको क्या बोला, उत्तर भारतीयों को टिकट देगा तो आगरी समाज नाराज होगा। क्यों आगरी समाज नाराज होगा? क्यों नाराज होगा? मैंने आगरी लोग की कोई गाय चोरी की क्या? क्यों तो समाज नाराज होगा, मुझे बताइए। और मुझे टिकट नहीं दिया, 2014 में प्रभात ताई को जो टिकट दिया। पांडे जी, मैं क्या बोलता हूँ, जिस तरह 2009 में आपका टिकट काटा गया, पहले आपको कहा जाता है आप लड़िए, फिर आपका टिकट काटा जाता है, इसमें कुछ आर्थिक व्यवहार कुछ था क्या जो आपका टिकट काटा गया? सर मुझे ये बात कुछ पता नहीं है, आर्थिक व्यवहार था, जिन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया उनको जाके पूछिए, मैंने बोला मुझे टिकट नहीं दिया गया, उन्हीं को पूछ लीजिए आप लोग। अच्छा, अभी आपने बीच में उत्तर भारतीय भवन बनाने का दौर चला था, जो मुझे हमारे प्रताप सरनाइक भी भवन बना रहे हैं, नरेंद्र मेहता भी बना रहे हैं, गीता जैन भी बना रही है, बनाया किसी ने नहीं। उसी बीच में आपने ऐलान किया था मैं अपनी जमीन उत्तर भारतीय भवन के लिए दूंगा, उसका क्या हुआ? देखिए वो सब हथेली पे चांद दिखाने वाले हैं, और अंशु पांडे जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, वो करके देगा। मेरी निजी जमीन है और मेरी वो कोई बड़ी जमीन नहीं है। मैं तो, ये लोग तो सरकार के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैंने तो मेरी निजी जमीन है आरएनपी पार्क में, वो जमीन देने का फैसला किया। जो एक 85 लाख की जमीन है वो मैं हमारे समाज को देने के लिए ऐलान किया हूँ। लेकिन सर उसका नारियल तो फोड़ देते आचार संहिता से पहले। मैं देखिए उसमें उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता था। देखिए लोग बोलते हैं मैं उत्तर भारतीय भवन बनाऊंगा, ये आपका प्रस्ताव कौन सा साल का है राजू भाई? ये आपके आमदार का प्रस्ताव कौन से साल का है? 2019 का था। बात सुनिए पहले, 2019 में उन्होंने खड़े रह के बोला था मैं यहाँ उत्तर भारतीय भवन बनाऊंगी, और ये मैं लोगों यहाँ उत्तर भारतीयों के सामने बोलती हूँ। 5 साल बीत गए, भवन बना गया। सर 29 में सुनिए ना, आप बीच में मत बोलिए, 1 मिनट। हाँ 2019 में बना क्या? नहीं बना। 2019 से 24 बीत गए, अब आपने बोला महावीर भवन बनाएंगे। आप किसको किसको लुभाना चाहते हो? सिर्फ समाज के नाम पे ढोंग मत करिए, समाज को ठगिए मत। मेरा तो सीधा सीधा एक ही बात है कि भाई समाज को मत ठगिए, अपना काम करिए, विकास करके दिखाइए, ताकि दूसरा कोई आदमी आमदार का इलेक्शन लड़ने की हिम्मत ही
नहीं कर सके। सर, आपके जीतने की क्या रणनीति है और लोगों से क्या अपील करेंगे? मेरी रणनीति मैं बताता नहीं हूँ, मेरी रणनीति स्पष्ट है, मैं जीतूंगा इतना मुझे मालूम है। 30 सालों में सर हर बार हर नेता ने सर तो आपने सबको मौका दिया ना, हर एक समाज के लोगों को मौका दिया, एमएलए दिया, मेयर दिया, एमएलसी दिया, सब दिया। तो एक बार अंशु कुमार पांडे को भी मौका देके देखिए। मैंने बता दिया, मेरा विजन मैंने बता दिया, मैंने मेरा विजन बता दिया है, रिकॉर्डिंग भी हो गई है। मैं आप लोगों का प्यार और ये सहयोग चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करें, एक सच्चे इंसान का सहयोग करिए, मैं जीत के आऊँगा। आपको लोग क्यों चुन के देना चाहिए? क्योंकि मैं एक सच्चा, ईमानदार और काम करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे चुन के देना चाहिए। मेरे 15 साल के कार्यकाल में देखिए, मेरे एरिया में पानी नहीं आता था। एसवी रोड आर्यन पार्क में मैंने वहाँ 10 इंच की और 8 इंच की सेपरेट पाइपलाइन डाल के दिया। मैंने जो 15 साल में रोड नहीं बने थे वो रोड बना के दिया। मैंने भाजी मार्केट का प्रस्ताव रखा था। मैंने बहुत सारे काम किया। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोग ये बात जानते हैं कि अंशु कुमार पांडे जैसा व्यक्ति आएगा तो इस शहर का विकास होगा।